बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स ट्रबल शूटर मयूर शर्मा। आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन नंबर 3 ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। आज हम इस वीडियो में निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन मेटेलिक शेल। एक थिन मेटेलिक शेल की वजह से हम यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, जिसको हमने यूनिफॉर्म चार्ज दिया हुआ है। अब थिन मेटेलिक शेल की जगह पे, शेल का मतलब होता है हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर जैसे आपने प्लास्टिक की बॉल देखी होगी, तो प्लास्टिक की बॉल के अंदर कुछ नहीं होता, खाली होती है, उसमें केवल सरफेस ही सरफेस होता है, लेकिन वो प्लास्टिक का बना होता है। बस यहाँ पर हमारे पास में प्लास्टिक की जगह पर हमने इसको मेटेलिक या कंडक्टर, यानी हम मेटेलिक वर्ड की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं, कंडक्टिंग शेल। कंडक्टिंग मतलब जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसमें चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज जो हम मेटल को देते हैं वो उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब हमें यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक बॉल है, तो उस बॉल के अंदर हम 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। एक बॉल के बाहर आउटसाइड द सरफेस, एक सरफेस पर, और एक अंदर हम बॉल के अंदर चले गए। ठीक है, तो ये हमारे पास में 3 तरीके से 3 पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले सरफेस के बाहर, एक सरफेस पर और एक सरफेस के अंदर। तो अब जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में सबसे पहला हम देखना चाहते हैं कहाँ पर, केस फर्स्ट एट अ पॉइंट आउटसाइड शेल। ठीक है, तो कभी भी हम जब गॉस थ्योरम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास 4 इजी स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में हम निकालते हैं, सबसे पहले इसमें हम इमेजिन करते हैं गॉसियन सरफेस को, एक ऐसा सरफेस जो सिमेट्री मेंटेन करता है चार्ज के रेस्पेक्ट में, और जो पॉइंट होता है वो हमारे उस स्फीयर पे, मतलब उस सरफेस पे लाई करेगा। स्टेप 2 में जो ये सरफेस होता है, इसमें से हम फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 3 में हम चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, और स्टेप 4 में ये 2 वैल्यूज़ फ्लक्स और चार्ज, क्योंकि हमारी गॉस थ्योरम में 2 ही चीज़ें होती हैं, फाई क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम जैसे देखें कि हम गॉस थ्योरम को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सरफेस चाहिए, सरफेस में से फ्लक्स चाहिए, और फ्लक्स में से फिर चार्ज, फ्लक्स के साथ साथ चार्ज चाहिए, और फिर ये फ्लक्स और चार्ज को हम यहाँ रखकर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने जा रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास में यहाँ पर ये एक कंडक्टिंग शेल हो गया। ठीक है, अब इसको मुझे बंद करना है सिमेट्रिकली। ध्यान रखिएगा, सिमेट्री मेंटेन होनी चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका मेरे पास यहाँ पर ये है, सबसे आसान तरीका, कि मैं एक स्फीयर और ले लूँ, और इन दोनों स्फीयर का जो सेंटर है वो कॉमन है, यानी बोथ द स्फीयर्स हैव कंसेंट्रिक स्फीयर। अब उसमें फ़र्क क्या है कि ये हमारे पास में गॉसियन स्फीयर, यानी कि ये इमेजिनरी है, और ये हमारा जो है वो मेटल शेल है, जो एक्चुअल है, जिस पर चार्ज हमें दिया गया है। तो इसमें हमारे पास चार्ज क्या होगा, Q। इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास में आ गई R, और जो बाहर वाला है इसकी जो रेडियस है वो हो गई स्मॉल r। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो स्मॉल r गॉसियन सरफेस की रेडियस हमने कैपिटल R से कम रखी है। क्यों? जिससे कि ये जो पॉइंट P है उस पर, जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो बाहर लाई करे। तो जैसे बच्चे हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा ओरिजिनल शेल जो है वो ये है मेटल शेल। अब यहाँ पर इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाना है, तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेटल के लिए, मेटल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होनी चाहिए।
तो शेल पर परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होने का मतलब यहाँ पर ये रेडियल रेडियस के अलोंग होगी, और एरिया वेक्टर यानी कि हमने यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया एरिया का dA, तो ये dA जो है हमारे पास में स्मॉल एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो dA भी सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम यानी कि रेडियस के अलोंग होगी और दोनों के बीच में एंगल होगा 0। तो ये सरफेस, उस सरफेस पर ये पॉइंट P, ठीक, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक है और P पॉइंट उस पर लाई कर रहा है। अब इस P पॉइंट पर हमने ये E डॉट dA लिए, तो अब हमें फ्लक्स निकालना है। क्योंकि हमें यहाँ पे चार्ज डायरेक्ट दिया हुआ है, टोटल चार्ज, तो हमें चार्ज यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे गॉस थ्योरम पे आ जाते हैं, और गॉस थ्योरम में हमारे पास में फॉर्मूला होता है Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा फाई इक्वल टू E डॉट dA। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, फाई इक्वल टू E डॉट dA। तो Q नेट जो है वो हमारे पास में यहाँ पर Q टोटल चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा E dA cos 0 और ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें से हमारे पास cos 0 की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, और हम यहाँ पर ले सकते हैं E इक्वल टू सिग्मा dA। अब बात को समझिएगा, बात को समझने की ज़रूरत ये है कि सिग्मा dA का मतलब हो गया टोटल एरिया, यानी कि ये छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ते जा रहे हैं हम, यानी ये एरिया वेक्टर जो है, छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, इनको जोड़ते हुए जाएंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, यानी कि जोड़ना। अब हमने इनको यहाँ पर जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद में जब हम इसे देखेंगे तो इनको ऐड करते जाएंगे, तो हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया आएगा। जब टोटल सरफेस एरिया आएगा तो यहाँ पर हमारे पास में E जो है 4 पाई r स्क्वायर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारे पास सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, ये वाला जो चार्ज आप Q देख रहे हो ये पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम इस सारे चार्ज को कहाँ मान सकते हैं, इस सेंटर पे। यानी ये जो Q है इसको हम कहाँ मान सकते हैं, सेंटर पे। सेंटर पे ही Q मान सकते हैं। अगर आप देखें तो अगर मैं इस स्फीयर को हटा दूं और इस स्फीयर की जगह पर एक पॉइंट चार्ज Q यहाँ पे रख दूँ, तो यहाँ से ये डिस्टेंस R होगी, तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा। तो बात समझने वाली बात ये है कि जैसे हम सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं कि मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन हम उस सेंटर ऑफ मास की तरह पर सारा मास कंसंट्रेटेड मान लेते हैं। तो कुछ यहाँ वैसा ही हो रहा है कि चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये सारे चार्ज को हमने कहाँ कंसंट्रेटेड मान लिया, O पर। यानी कि द टोटल चार्ज इज एट द सेंटर O। हमारा सारा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, O पर रखा हुआ है। ये चीज़ क्लियर? तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यानी कि किसी भी पॉइंट जो बाहर लाई कर रहा है उसके लिए ये माना जा सकता है कि चार्ज सरफेस पे ना होकर उसके सेंटर पे रखा है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये लैंग्वेज क्वेश्चन की आ सकती है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि इसको क्वेश्चन कैसे आएगा। प्रूव दैट द टोटल चार्ज फॉर द टोटल चार्ज इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द मेटेलिक शेल फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। किसी भी पॉइंट जो आउटसाइड द शेल है उसके लिए सारा चार्ज हम कहाँ मान सकते हैं, उसके सेंटर पे। अब ये सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इनटू एरिया। एरिया पूरा सरफेस,
चार्ज को हम लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। तो सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और ये पूरे सरफेस यानी कौन से सरफेस, मेटेलिक शेल के सरफेस पर है, तो हम यहाँ पर एरिया ले सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अब नीचे स्मॉल आर स्क्वायर, ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये चार्ज क्यू पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर जो है वो सिग्मा पे के टर्म्स में है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं पॉइंट आउटसाइड द शेल। अब हम इस पॉइंट को कहाँ ला रहे हैं, आउटसाइड की जगह पर इनसाइड, ठीक है। या पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एट अ पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ शेल। तो जब हम इसे सरफेस पर लेके आएंगे बच्चे, तो ये हमारे पास में चारों स्टेप फिर दोबारा से वही होंगे, ठीक। अब इस डायग्राम में क्या चेंज आएगा, यानी कि ये जो है हमने जो गॉसियन सरफेस लिया था और जो हमने शेल लिया था, तो जब ये पॉइंट यहाँ आ गया तो ये पॉइंट हो गया बच्चे P। अब जब ये पॉइंट P हो गया तो यहाँ पर अब स्मॉल r और कैपिटल R के सेकंड में दोनों कहाँ हो गए, इक्वल। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो dA और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो गए, फिर दोबारा से आ गए, लेकिन यहाँ पर स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो गए। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो हम यहाँ देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर स्मॉल r की जगह पर क्या कर सकते हैं, सिंपली कैपिटल R। तो ये स्मॉल r की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, कैपिटल R। तो स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो जाने की वजह से यहाँ पर हमारे पास में, तो हम स्मॉल r को सब्स्टिट्यूट करेंगे कैपिटल R से और Q अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला बनेगा सरफेस के लिए, यानी कि सरफेस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें ओरिजिनल शेल की रेडियस रखनी है। अब जब ये स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो गए तो ये r जो है वो सेम हो जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस के लिए दो फॉर्मूले हो गए, एक ये और एक ये, ठीक। अब बात आती है बच्चे, तो यहाँ पर हमने अभी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर सरफेस पर, और अब हम इसे देखने जा रहे हैं कहाँ पर, अंदर, यानी इनसाइड द शेल। तो अब हम आ गए केस थर्ड। इस केस में स्मॉल r छोटा हो जाएगा कैपिटल R से, और पॉइंट अब हम आ गए हैं कहाँ, इनसाइड शेल। तो जब हम इनसाइड द शेल आ गए तो अब हमारे पास में वैल्यू क्या होगी वो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में ये हमारा ओरिजिनल शेल हो गया, इसको हमने चार्ज दिया हुआ है, ये अंदर से कैसा है, हॉलो, और इसके अंदर हमने ये दूसरा सरफेस यानी कि गॉसियन सरफेस ले लिया, यानी कि ये हमारा शेल हो गया और ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस। अब इन दोनों का सेंटर सेम है, तो ये रेडियस हमारी अभी कैपिटल R हो गई और ये जो रेडियस है वो हो गई हमारे पास में स्मॉल r। तो स्मॉल r अब कैपिटल R से छोटा हो गया, पॉइंट अंदर आ गया। अब हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और dA अगर हम लेना चाहते हैं इस पॉइंट P पर, तो वो फिर दोबारा से सेम डायरेक्शन में होगा। अब हम इसको नाम दे देते हैं E in। अब गौर करने वाली बात आपके लिए ये है कि भैया यहाँ तो चार्ज है ही नहीं, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पे। तो हमने सारा चार्ज सरफेस को दे रखा है और उसके अंदर अब कोई चार्ज नहीं है, और जब चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए। अब इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, तो मैथमेटिकली दिखाने के लिए हम लगाएंगे गॉस थ्योरम फाई क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए हमारे पास में E डॉट dA क्यू इन
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, E इंटू 4πr², जब भी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करी थी। एग्ज़ाम में भी आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपको समझाने के लिए मैंने पूरा प्रोसेस किया था, आप चाहें तो पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर याद रखना चाहें तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट E इंटू 4πr² होती है, तो ये डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। टोटल चार्ज यहाँ पर 0 होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा, तो यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होता है। तो हमने क्या देखा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², r स्मॉल, सरफेस पे आ जाते हैं, स्मॉल r कैपिटल R शेल की रेडियस के इक्वल हो जाता है, और अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता क्योंकि सारा चार्ज कहाँ रिसाइड कर रहा है, उसके सरफेस पर। इसमें हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ बनाने के लिए आता है। अब इस ग्राफ में E वर्सेस R बनाते हैं। अब इस ग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंस है, एग्ज़ाम में आ चुका है रिपीटेडली, तो आपको इसको समझना भी चाहिए अच्छे से। तो बच्चे देखिए, ग्राफ जो है मैं बीच में से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब बात आती है मैंने बीच में से क्यों स्टार्ट किया। तो जब हम यहाँ पर ये बीच में से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने आपको दिखाया है, ये R इक्वल टू R दिखाया है, और ये जो पॉइंट है ये हमारा कौन है, ओरिजिन, यानी कि सेंटर। तो हम सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं। सेंटर से जब हम चलना शुरू करेंगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और ये तब तक 0 रहेगा जब तक कि सरफेस पे नहीं आ जाएगा। तो यानी कि ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, R इज़ लेस देन R, यानी कि अंदर है शेल के, और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जैसे ही हम सरफेस पे आते हैं R और R इक्वल हो जाते हैं, और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मैक्सिमम होता है, जो हमने पढ़ा था 1/4πε0 Q/R²। अब हम आते हैं बाहर। बाहर आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये R कैपिटल R से बड़ा होने लगेगा, यानी E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होगा, यानी जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगा। तो ये ग्राफ बता रहा है कि जैसे ही आप सरफेस से दूर जाने लगते हैं तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगता है। तो बच्चों, ये जो आज हमने डेरिवेशन सीखा है और ये जो ग्राफ सीखा है, ये आपके 5 मार्क्स में जनरली आता है, और उसमें ग्राफ बनाना कंपलसरी ज़्यादातर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को आप घर पे जो है आप अपनी नोटबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज़ करें, रिटन प्रैक्टिस करें, कम से कम 3 बार या 4 बार करके देखें, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अगली वीडियो देखना ना भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।